सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ पे डिस्कशन करेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ को फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ से अलग करके मैंने सेपरेट डिस्कस करने की बात इसलिए सोची है क्योंकि यह डायनेमिक्स का काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आगे का दिशा निर्देश आपको देगा कि डायनेमिक्स में चलना कैसे है। ओके, रही बात न्यूटन सेकंड लॉ के स्टेटमेंट की, अभी तो फिलहाल हम लोग सिंपल से स्टार्ट करेंगे और आज यह भी जान लेंगे कि वो कौन से 3 इक्वेशन हैं जो पूरे डायनेमिक्स को रूल करेंगे, गवर्न करेंगे और गाइड भी करेंगे। तो फिलहाल सबसे पहले स्टेटमेंट सेकंड लॉ का तो क्लियर ही है, ये 9th में भी एक बार डिस्कशन में आया था और मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट को ये पता है। ओके, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। अगर हम मैथमेटिकली इसी को लिखना चाहें तो F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं। अभी यहाँ पर अगर हम एक सिचुएशन ले लें, हमारे पास मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m है और ये एक फोर्स जिसको अप्लाई करने के बाद मूव किया और ये ऐसा है कि इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी इसका v हो जाए। कब? इनिशियल टाइम ti पे और फाइनल टाइम tf पे। जनरली हम लोग इनिशियल टाइम को 0 ले लेते हैं और फाइनल टाइम तब t हो जाएगा। अभी हम यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम की बात करेंगे तो इनिशियल मोमेंटम जैसा कि आपको दिख रहा है, मास m है, ओके, और वेलोसिटी u है। फाइनल मोमेंटम की जहाँ तक बात करेंगे तो फाइनल मोमेंटम आपके पास ऐसा है कि पी एफ इज इक्वल टू एम इंटू वी हो जाएगा। और अगर इसके लिए टाइम इंटरवल की बात करेंगे, जितने टाइम इंटरवल में ये मोमेंटम चेंज हुआ है तो ऑब्वियस है कि डेल्टा टी इज इक्वल टू टी एफ माइनस टी आई इज इक्वल टू टी हो जाएगा। ओके, अभी बाय डेफिनेशन एज आपने देखा कि F इज इक्वल टू आपको डेल्टा P बाय डेल्टा T होगा, तो ऐसे केस में आप इसको ऊपर एम वी माइनस एम यू लिख सकते हैं और डेल्टा T को आप T लिख सकते हैं क्योंकि डेल्टा P पी एफ माइनस पी आई और डेल्टा T टी एफ माइनस टी आई। अभी यहाँ से आप M को कॉमन निकाल सकते हैं, ऑब्वियस है कि ये V माइनस यू और बाय T हो जाएगा। याद कीजिए इक्वेशन ऑफ मोशन आपने v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखा था और यहाँ से अगर निकालेंगे तो आपके पास m और ये पार्ट a हो जाएगा। हाँ, एक बात आप देख रहे होंगे, मैंने सीधी लिख दिया है इक्वल टू। जनरली स्टेटमेंट में प्रोपोर्शनल टू लिखता है, रीजन यहाँ पर साफ सा है, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k होता है वो 1 हो जाता है। ओके, तो मैं शुरू से ही उसको 1 मान के चल रहा हूँ। आप चाहें तो k लेकर के भी चलते तो यहाँ पर k होता और अंतिम में हम F को 1 न्यूटन, मास को 1 kg, एक्सीलरेशन को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पुट कर देते तो हमारे पास k का वैल्यू 1 आ जाता। चलेगा दोनों ही, कोई सिचुएशन में दिक्कत नहीं। अभी यहाँ पर ये तो फॉर्मूला आपके पास है ही। ऐसा है कि यहाँ से आपको एक बात और भी हो जाएगा कि A इज इक्वल टू आपके पास F बाय एम, और इस बात को अगर देखें तो A प्रोपोर्शनल टू आप F लिखेंगे या A प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एम लिखेंगे। तो इस हिसाब से जो एक और स्टेटमेंट या डेफिनेशन ऑफ सेकंड लॉ बनता है वो मॉडर्न स्टेटमेंट बोला जाता है। और मॉडर्न स्टेटमेंट जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप बोलते हैं कि एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड एक्सीलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, और वहाँ से भी आप डेराइव करके आते हैं तो ये इक्वेशन आता है, यानी F इज इक्वल टू एम ए। एक और बात थोड़ी सी यहाँ पर इंट्रोडक्शन की ज़रूरत, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, और अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम भी तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके हिसाब से फोर्स का जो डायरेक्शन है वो चेंज ऑफ मोमेंटम के अलोंग होगा, और तब हम सभी जगह यहाँ पर वेक्टर के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, ज़रूरत पड़ सकती है। तो वैसे केस में आप अगर इसको F वेक्टर लिखना चाहते तो यहाँ पर तो लिखेंगे ही, और आपको ये जो फाइनल रिजल्ट आएगा
उसमें एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम ए वेक्टर आ जाएगा। यानी यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन जो है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन है। तो फोर्स के डायरेक्शन की बात जहाँ तक आएगी वो आप कंफर्म हो जाइए कि या तो चेंज ऑफ मोमेंटम के अलोंग होगा और नहीं तो एक्सीलरेशन के अलोंग होगा। ओके, ये बातें जूनियर क्लास में भी हुई थी, ये डेरिवेशन जूनियर क्लास में भी आपने देखा था। अभी अगर हम ऐसा करें कि फोर्स को एवरेज न मान करके, हाँ फोर्स भी टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है, हर इंस्टेंट पे चेंज हो सकता है, इसीलिए इस सेगमेंट को और छोटा कर लें। अगर इंस्टेंटेनियस फोर्स चाहिए होगा तो लिमिट लगाएंगे डेल्टा टी टेंस टू जीरो, और अगर हम डेल्टा टी टेंस टू जीरो लिमिट के साथ लिखते हैं तो ऑब्वियस है कि आपके पास वो डी पी बाय डी टी हो जाएगा। ओके, इसको आप इंस्टेंटेनियस बोल सकते हैं। ये फोर्स का नेचर कैसा हो गया, इंस्टेंट टू इंस्टेंट चेंज हो रहा है तो इंस्टेंटेनियस। ओके वेल, अभी बात हमारी ये हो रही है कि मोमेंटम आप अक्सर लिखते हैं कितना, मोमेंटम p इज इक्वल टू एम इंटू वी। ओके, अगर हम यहाँ पर अब फोर्स की बात करें तो फोर्स हमारे पास कितना, तो हम तो लिखेंगे यहाँ पर डी पी बाई डी टी, और इस हालात में d बाई डी टी ऑफ एम भी लिखना पड़ेगा। अब आप ऐसा बोल सकते हैं m कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दिया जाए, हाँ मैं भी बोलूँगा, लेकिन m कांस्टेंट हर वक्त नहीं रहेगा। खास करके m कांस्टेंट तब रहेगा जब आपने किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को चूज किया है और उससे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। कभी कभी लिक्विड के थ्रू भी फोर्सेस अप्लाई होते हैं और वहाँ पर मास का ट्रांसफ़र होता है। अब आप बोलेंगे ऐसा कब, आपने देखा होगा कभी कभी भीड़ को तितर बितर करने के लिए लोग वाटर गन का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। वैसे केस में जो वाटर निकल रहा है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर डेल्टा एम बाई डेल्टा टी भी मिल सकता है, और वैसे केस में भी वाटर गन से जो निकला हुआ वाटर है वो फोर्स अप्लाई करता है। तो ऐसे केस में आप मास को कांस्टेंट मानेंगे क्या। दूसरी बात है, जब रॉकेट की लॉन्चिंग होती है वहाँ भी एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब आप देखेंगे कि रॉकेट में मोस्ट ऑफ द पार्ट उसका फ्यूल होता है, और जैसे जैसे रॉकेट ऊपर चला जाता है वो फ्यूल कंज्यूम होते जाता है, मतलब मास का डिक्रीमेंट होने लगता है। तो मास को कांस्टेंट ऑलवेज मान करके चलना ये थोड़ी सी जूनियर क्लास की बात हो जाएगी। अभी हम मास को अगर वेरिएबल माने तो ये डिफरेंशिएशन वाला फैक्टर क्या होगा, तो सब जानते हैं कि प्रोडक्ट रूल से इसको तोड़ना पड़ेगा। तो ए एम डी वी बाय डी टी और प्लस वी डी एम बाय डी टी आएगा। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास जो सिचुएशन है उसकी बात करें तो नॉर्मली हमारे पास जो सिचुएशन हो सकते हैं वो तीन सिचुएशन हो सकते हैं। पहली बात कि आपका m कांस्टेंट हो, जो इन जनरल होता है, जनरल सिचुएशन में होता है। तो पहले केस की बात मैंने की है ना, जब क्या है व्हेन m इज कांस्टेंट, m को कांस्टेंट मान लिया। ओके, ऑब्वियस है कि तब dm बाई डी टी कितना हो जाएगा, आपको मालूम है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ऐसे केस में जो फोर्स का एक्सप्रेशन बचेगा यहाँ से dm बाई डी टी को तो आपने 0 कर लिया है, तो ये आपको बचेगा m dv बाय डी टी। ओके, dv बाई डी टी क्या होता है, तो dv बाई डी टी फिर से इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होता है, इस हिसाब से f इज इक्वल टू ma। ओके, जो पहले एक्सप्रेशन आया था वही एक्सप्रेशन आ गया। अभी आप अगर इसमें केस 2 की बात करें, ओके, केस 2 क्या है कि व्हेन v इज कांस्टेंट। ओके, अब ये v इज कांस्टेंट की बात करेंगे, v कांस्टेंट, तो वैसे केस में आप यहाँ लिख सकते हैं dv बाय डी टी इज इक्वल टू 0। अब ऐसे हालात में फोर्स का जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, तो dv बाई डी टी तो 0 हो गया। ओके, वहाँ जो बचा f dm बाई डी टी। आपको एक्सपीरियंस होगा कभी ट्यूबवेल के नीचे या वाटरफॉल के नीचे आप जब
नहाए होंगे, स्नान किया होगा, तो उस समय जो वाटर फॉल करता है, ओके, वो काफ़ी चोट पहुंचाता है। और अगर हम उस हाइट पे वेलोसिटी ऑफ वाटर की बात करें तो √2gh, ये वेलोसिटी तो कांस्टेंट होता है जिस हाइट पे वाटर गिर रहा है, हम जहाँ भी ये है। और वैसे केस में वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन क्या हो रहा है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ एक पाइप ले लिया और इस पाइप से ओके वाटर इस पे निकलने लगा और रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर है ना, वो आपको dm/dt हो जाए, तो ऑब्वियस है कांस्टेंट वेलोसिटी से लगने के बाद भी इस ऑब्जेक्ट पे, क्यूब पे फोर्स लगाएगा और वो फोर्स इस एक्सप्रेशन से ही निकल पाएगा। आप F=ma वाला एक्सप्रेशन लेंगे तो शायद आप ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, इस बात को ध्यान दें। अभी एक तीसरे केस की बात कर रहे थे, केस 3, जब दोनों में से कोई नहीं है ना, नीदर m नोर v इज कांस्टेंट, ऐसे केस में अगर आप बात करेंगे तब आपका फोर्स का एक्सप्रेशन जो होगा वो आपको m/dv/dt के साथ साथ v dm/dt भी होगा। ये किस केस में होता है, तो जब रॉकेट लॉन्चिंग की बात करते हैं, रॉकेट लॉन्चिंग में देखिएगा कि डिफरेंट पार्ट सेगमेंट ऊपर जाने के साथ साथ सेपरेट होते हैं और जो फ्यूल उसका मोर देन 50% पार्ट है वो भी कंज्यूम होने लगता है, तो मास डिक्रीज हो जाता है। तो फोर्स का एक्सप्रेशन आप सिंगल ma या सिंगल v dm/dt से नहीं निकाल सकते, आपको उस पर लगने वाले फोर्स का एक्सप्रेशन इस पूरे एक्सप्रेशन से निकालना होगा, क्योंकि ऊपर जा रहा है उसका वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, ओके, ग्रेजुअली उसका वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है और साथ साथ मास। हाँ, dm/dt वहाँ पर नेगेटिव होता है, इस बात को मान के चलिए, क्योंकि मास तो डिक्रीज कर रहा है। तो ऐसे केस में आप इस एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं। चलिए, ये तो बातें हो गई आपको बेसिकली सिचुएशन पे। अभी एक और चीज़ यहाँ मैंने बताया कि यहाँ पर जो न्यूटन्स सेकंड लॉ में आपने फोर्स का एक्सप्रेशन लिख के रखा है F, है ना, ये बेसिकली F=ma, ये F नेट है और वो भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जो एक्सप्रेशन था। अब देखिए, हो सकता है कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट हो कोई भी या सिस्टम हो, उस पे लगने वाला फोर्स सिंगल नहीं हो, आइसोलेटेड नहीं हो, बहुत सारे फोर्सेस उस पे लग रहे हों, ओके, मल्टीपल नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हों। उस हालात में क्या होगा, तो हम हर डायरेक्शन से फोर्स एज्यूम कर सकते हैं, ओके, हर डायरेक्शन को आप ले लीजिए, मान लीजिए कि ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से, सभी तरफ से फोर्स लग रहे हैं, ओके, कहीं F1 है, कहीं F2 है, इस तरह से करते करते कहीं Fn भी है, ओके। तब आपको नेट फोर्स अगर इस सिस्टम पे निकालना हो तो आप क्या करेंगे, तो नेट का एक्सप्रेशन जो होगा वो आपके पास बेसिकली F1 प्लस F2 प्लस डॉट 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 Fn भी होगा। ये नेट फोर्स वेक्टर सम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी बोला जाता है इसको, और इसको आप चाहें तो समेसन के फॉर्म में लिख सकते हैं, समेसन F वेक्टर, ओके। चलिए, यहाँ तक तो क्लियर है। अभी हम स्पेस में अगर बात करें, इन स्पेस, तो स्पेस में सभी के 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर हम एक्सीलरेशन लिखेंगे तो एक्सीलरेशन को हमको x एक्सिस प्लस y एक्सिस प्लस z एक्सिस लिखना होगा। x एक्सिस के कंपोनेंट को axi कैप, y एक्सिस में ay j कैप और z एक्सिस में az k कैप, ओके। उसी तरह से आप फोर्स के भी कंपोनेंट लिख सकते हैं, ये F1x i कैप प्लस F2x j कैप प्लस F1y, यहाँ 1 का कंपोनेंट है, F1y j कैप और F1z k कैप। तो अगर हम लिखना चाहें सेकंड वाला यानी F2 का, तो इसी तर्ज पे लिख सकते हैं, वो लिख लीजिए। और फिर हम इसी तरह से लास्ट तक जाएंगे। लास्ट कहाँ तक जाएंगे, तो n तक जाएंगे, क्योंकि हमने n कंपोनेंट की बात की है। तो
चलते चलते अगर हम यहाँ पर एफ एन तक चले जाएं तो एफ एन हमारे पास क्या होगा, एफ एन एक्स आई कैप प्लस एफ एन वाई जे कैप प्लस एफ एन जेड के कैप। अब अगर आपको नेट फोर्स निकालना है, ओके, तो अब एफ नेट दिख ही रहा है कि आप क्या करोगे, उसका वेक्टर सम निकालोगे। वेक्टर सम में ये आई के कंपोनेंट एक साथ जोड़ लिए तो आपके पास क्या आ गया, एफ वन एक्स आई कैप प्लस एफ टू एक्स आई कैप को एक ही बार लास्ट में कॉमन ले लीजिए प्लस डॉट 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 एफ एन एक्स, है ना, साथ में यहाँ पर आई कैप, ओके, प्लस इसी तरह से एफ वन वाई प्लस एफ टू वाई सभी कंपोनेंट को ले करके ऐड कर लेते हैं। हमारे पास एफ एन वाई तक आएगा और ये आपको जे कैप होगा। इसी तरह से लास्ट वाले को भी लिख लीजिए, मतलब के कम कैप का जो कॉमन लेकर के कंपोनेंट जेड एक्सिस में लिखेंगे तो वन जेड प्लस टू जेड प्लस डॉट 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 एफ एन जेड और इसके साथ आप के कैप लिख सकते हैं, ओके। जब आपने यहाँ पर लिखा था एफ वन प्लस एफ टू प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू समेसन एफ, तो उस हिसाब से इसको क्या लिखेंगे, तो पहले वाले को लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स साथ में आई कैप। हाँ, क्यों? क्योंकि देखिए ये एक्स एक्सिस के सभी फोर्सेस का समेसन है, एडिशन है, प्लस दूसरे को भी समेसन में ले लीजिए और इसको एफ, है ना, वाई के एक्सिस में और अंतिम वाले को जेड में, यानी एफ जेड के कैप ले सकते हैं, ओके। अब इसको लेने के बाद एक और चीज़ है कि हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो फिलहाल फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिखा जाए, 1 एंड 2। देखिए एफ नेट की जगह पर हमने लिखा समेसन क्या, एफ एक्स आई कैप प्लस समेसन, ओके, समेसन एफ वाई जे कैप प्लस समेसन एफ जेड और के कैप इज इक्वल टू मास। तो स्केलर क्वांटिटी है, कंपोनेंट नहीं टूटेगा, लेकिन एक्सीलरेशन वेक्टर भी स्पेस में जैसा लिखा हुआ है वैसा आप लिख लीजिए। यहाँ पर ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और प्लस ए जेड के कैप, ओके। अभी अगर हम इक्वेट करें, क्या इक्वेट करें, इक्वेटिंग, है ना, कोएफिशिएंट किसके, तो कोएफिशिएंट्स ऑफ, ओके। यहाँ पर आई कैप, जे कैप एंड के कैप मालूम है कि तीनों एक्सिस के कंपोनेंट जो होते हैं आपस में ऑल टुगेदर इंडिपेंडेंट होते हैं। तो उसके हिसाब से देखिए समेसन एफ एक्स इज इक्वल टू आपको एम इंटू ए एक्स आएगा, समेसन एफ वाई इज इक्वल टू एम इंटू ए वाई आएगा और समेसन एफ जेड इज इक्वल टू एम इंटू ए जेड आएगा। मैं बात कर रहा था 3 इक्वेशन जिससे पूरा डायनेमिक्स डील होगा, वो यही 3 इक्वेशंस हैं। सिंपल है, इन तीनों इक्वेशन का यूज बार बार होगा, ठीक उसी प्रकार जैसे आपने इक्वेशन ऑफ मोशन निकाला था और उन इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने बार बार यूज किया था। कुछ और भी इंफॉर्मेशंस हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि न्यूटन सेकंड लॉ क्वांटिटेटिव नेचर का होता है, बिकॉज आपने देखा ही कि न्यूटन सेकंड लॉ से एक क्वांटिटी फोर्स का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड एवरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाता है, तो इसलिए उसको क्वांटिटेटिव लॉ बोलते हैं। दूसरी बात, न्यूटन्स सेकंड लॉ को रियल लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ इससे डेराइव हो सकता है, इसीलिए मैंने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ को अलग रखा है और साथ में ये भी दिखाएंगे कि किस तरह से फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ सेकंड लॉ से ही डेराइव होते हैं।